वेलकम 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 एवरीवन। गुड इवनिंग। शाम का टाइम, नया सब्जेक्ट। ये पूरा सब्जेक्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये पहली बार आपके सीए फाउंडेशन करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया है आफ्टर 2018। तो मतलब सर पहले भी था? हाँ, हम तो पढ़ रखे थे। मतलब जब हमारे टाइम पे सीपीटी बोल के ऑप्शन था, उस समय हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स था, माइक्रो मैक्रो दोनों ही था। और तब हम लोग पढ़ाई करते थे ऑलरेडी ये सब चैप्टर्स, बस कम चैप्टर्स थे क्योंकि हमारा 25 नंबर का था। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे आगे बढ़ा, 2018 में सिलेबस चेंज किया और उसमें उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को सीए इंटर में पटक दिया। यानी ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अभी आप पढ़ने वाले हो इस दौरान, ये एज इट इज कट पेस्ट पहले था। कहाँ पे सर? सीए इंटर में। एफएम एंड इको बोल के पेपर था, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। और वो पेपर लास्ट पेपर था आपके सीए इंटर का 8वां, यानी 8 का भी, जिसमें 40 नंबर के लिए यही चैप्टर्स थे। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने जब से सीए इंटर में 6 पेपर किया, वापस से मैक्रो इकोनॉमिक्स सीए इंटर से हटा दिया। और 2018 से मैं ये 4 चैप्टर्स आप लोग को पढ़ा रहा था, मतलब आप लोग को इन द सेंस सीए स्टूडेंट्स को, सीए इंटर में। बट ये 4 का 4 चैप्टर को उन्होंने पटक के नीचे पटक दिया और अब बोल रहे फाउंडेशन में ही ये सब चीज़ वापस से पढ़ा दो। तो आपका पहले फाउंडेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसका नाम है BCK, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड नॉलेज, या बिजनेस कॉमर्स एंड नॉलेज, जो भी। तो वो बिजनेस कॉमर्स एंड नॉलेज बोल के जो पेपर था वो रद्द कर दिया और उस पेपर की जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स डाल दिया। पहला चेंज, योर सिलेबस वर्सेस ओल्ड सिलेबस, क्योंकि ओल्ड सिलेबस वाले लोग भी कई बैठे जिनका इस बार एग्जाम अपीयर करने वाले हैं वो, तो उस हिसाब से मैंने ये पहली बात बताई। दूसरी बात सुनिएगा, पहले 50 मार्क्स का माइक्रो था और 50 मार्क्स का BCK था, जो भी मैंने बताया वो जो नया सब्जेक्ट। बट अब 40 मार्क्स का माइक्रो कर दिया गया है, जिसमें 5 चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं आप लोग को। आपको मालूम है कौन से 5? बताइए क्या क्या? डिमांड, सप्लाई एक चैप्टर है अलग, फिर मार्केट, बिजनेस साइकिल, और वो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। क्या ये बोल के ऑलरेडी आपके चैप्टर्स हैं? तो ये जो चैप्टर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपका कितने मार्क्स का दिया गया है? 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का 40 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा 5 चैप्टर और इंट्रोड्यूस किए गए जो कि आपके सामने ये रहे, ध्यान से देखिएगा। ये हैं वो 5 चैप्टर्स, नाम पढ़िए प्लीज एवरीबॉडी। नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। इस पूरे दौर में ये 4 चैप्टर आपके लिए अराउंड 50 to 55 मार्क्स है और ये 5 to 10 मार्क्स है। मेरे ख्याल से 5 to 80 मार्क्स है, मतलब 10 मार्क्स से कम ही आएगा इससे। ये जो चैप्टर है लास्ट वाला, वो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें आपको हिस्ट्री जानना है कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, फिर इंडिपेंडेंट के बाद अगले 15 साल तक कैसा रहा, फिर उसके बाद 15 साल कैसा रहा। तो जो चेंजेस हमने अडेप्ट किए, जैसे आप बचपन में एक चीज़ पढ़े थे, याद है? इंडियन रिफॉर्म्स 1991, सुने हुए हो? जिस समय FDIs अलाउ हुए थे, याद है? तो वैसे कुछ कर करके थ्योरेटिकल स्टफ्स है कि किस में FDI अलाउ हुआ, कब अलाउ हुआ, कहाँ अलाउ हुआ, ये वो। और ये वाला पार्ट आपका अगेन कुंडू सर लेने वाले हैं, यानी कि 5th नंबर टॉपिक। ऑल्दो आपके क्लास में यही दिखेगा, मतलब जो लोग भी क्लास खरीदे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ऑल्दो माइक्रो नहीं भी लिए, उनको भी ये चैप्टर का रिकॉर्डिंग मिलेगा सर का ही, मतलब लाइव करने भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। और ये वाला चैप्टर सर के द्वारा कराया जाएगा। तो सर आपके बुक में ये क्या कर रहा है? मेरे बुक में इसके MCQs दिए गए हैं जो आपको यहाँ से आके अटेम्प्ट करने हैं। 100 MCQs मैंने डाले हैं इस चैप्टर के यहाँ पे। अदर देन दैट ये 4 चैप्टर पूरा मैं कवर करने वाला हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं हर चैप्टर का क्वांटिटी और क्वालिटी कितना है, और उस हिसाब से हम इस पूरे बुक में सब कुछ करने वाले हैं। नेशनल इनकम से रिलेटेड MCQs भी और स्टफ्स भी समझने वाले हैं। बट ये जितने चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स तो दूर की बात है, हमारा हमेशा फंडा एक रहता है,
और वो ये है कि हम ये सब चीज पढ़ने क्यों वाले हैं। जैसे चाहता तो सीए इंटर से हटाया तो गायब ही कर सकता था, बट फिर भी क्या किया बताओ, फाउंडेशन में डाला। मतलब दे फील कि ये टॉपिक क्या है बताइए, इंपॉर्टेंट है और बच्चों को जानना चाहिए इसके बारे में, ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, क्या बताइए, कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो कॉपी में हेडिंग देंगे सारे बच्चे, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मेरा आज का क्लास रहेगा। मेरा आज के क्लास में मैं कुछ भी नेशनल इनकम के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा और ना मैं कुछ बुक की बातें करूंगा। तो बुक आपको मिला भी नहीं होगा, बुक्स आप लोग को कल अवेलेबल हो जाएगा सेंटर पे, तो आप परसों से कलेक्ट कर सकते हो और जब अपना नेक्स्ट क्लास होगा या उस दिन आके ही कलेक्ट कर सकते हो, बेस्ट तो वही है। और जो लोग को ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं और वीडियो में कर रहे हैं और जो बाहर रहते हैं उनको कल कुरियर लगाया जाएगा, आपको ट्रैकिंग आईडी परसों तक मिल जाएगा। तो अराउंड 1 वीक तक यू विल गेट द बुक्स। एंड हमारा नेक्स्ट क्लास सीधा कब है सर? फ्राइडे को। कल नहीं है, परसों नहीं है, तरसों नहीं है, 3 दिन कोई क्लास नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जस्ट बिकॉज कल इसी कारण से छुट्टी मिला है, बुक्स नहीं आए हैं। और परसों तरसों मेरा सीए इंटर का एफएम का मैराथन है, तो उस समय मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। तो आपका सीधा अगला मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास इज ऑन, बताइए, फ्राइडे 2 o'clock। तो इसके बाद अपने सीधा फ्राइडे 2 o'clock मिलेंगे, जिसमें अपने चैप्टर स्टार्ट कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या डन है? तो सर तब तक बुक लाइव वाले तो ले ही लेंगे, रिकॉर्डिंग वाले को जो लोग घर पे बैठ के कर रहे हैं उनको और 2-3 दिन लग सकता है, तो जितने सॉफ्ट कॉपी से मैनेज कीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन टू क्या करने वाले हैं आज बताइए? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं सच बता रहा हूं, अगर आज तक इकोनॉमिक्स आपका प्यार था या नहीं था, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं आपको इंटरेस्ट तो जरूर बन जाएगा कि भाई ये पढ़ते ही क्यों है और जानना क्यों चाहना है हम कि ये चीज होता क्या है। क्या डन है सबको इतना सा बात? आइए बड़ा आराम से समझते हैं पहले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। एनीबडी, व्हाट इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? एकदम हल्का से बोला जाए तो, एकदम आसान भाषा में कोई मेरे को समझाना चाहता है तो बताओ, चाहोगे बताना? बोलो उधर क्या, ठीक है, लार्ज लेवल पे। लार्ज मतलब अच्छा नेशनल, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाप रे बाप, थोड़ा थोड़ा बात पता है इन लोग को। आइए अब बात करते हैं आप लोग से। माइक्रो और मैक्रो नाम में ही है। माइक्रो का अगर इंग्लिश मीनिंग बोले तो छोटा, और मैक्रो का मतलब बोले तो बड़ा। अब आप ये इससे क्या समझेंगे हमको नहीं मालूम, बट माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। ये जो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है ये इसी का है। क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब कि इकोनॉमिक्स को अगर थोड़े छोटे लेवल पे सोचे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और वही इकोनॉमिक्स को, क्या वर्ड बोला सुने, वही इकोनॉमिक्स को अगर बड़े लेवल में सोचे तो उसका नाम क्या आता है? सर क्या डिफरेंस हुआ बताइए? एकदम साधारण भाषा में, अगर आपने कभी ये ग्राफ देखा है जहां आप एक्स एक्सिस पे क्या नापते थे बताइए, और वाई एक्सिस पे क्या प्राइस, आदत था आपका ये, तो आप एक ग्राफ बनाते थे कुछ ऐसा। क्या बुलाते थे इस ग्राफ को, बता सकते हो? ये क्या डिमांड कर्व बोलते थे क्या इसको? डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, छोड़ो। और ऐसा एक लाइन बनाते थे जिसको क्या बुलाते थे? सप्लाई कर्व। याद आ रहा है? माइक्रो का बात कर रहा हूं। क्वांटिटी में क्या लिखते थे बताओ आप? मतलब क्या क्वांटिटी किसका लेते थे? मेरा मतलब कोई भी कॉमोडिटी का, करेक्ट एवरीबॉडी? कोई भी एक कॉमोडिटी का, ज्यादा सही वर्ड बोलूं तो कोई भी, या फिर कोई एक इंडिविजुअल का। क्या वर्ड बोले वापस सुने? कोई एक इंडिविजुअल आदमी का। ये जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट और इंडिविजुअल ये क्या बोलो आदमी का, अगर मैं बात करूं पर्सन का, अगर हम इकोनॉमिक्स समझते हैं तो उसको हम कौन सा इकोनॉमिक्स बुलाते हैं बताइए? माइक्रो। तो मैक्रो में क्या हुआ सर? मैक्रो बोला अब एक एक कॉमोडिटी नहीं और एक एक आदमी नहीं, हमको सारे कॉमोडिटी और सारे इंडिविजुअल्स का मिला के क्या ट्रेंड है वो समझाओ। क्योंकि हमको अब एक आदमी या एक कॉमोडिटी का इकोनॉमिक्स नहीं समझना है, हमें सारे कॉमोडिटीज और सारे इंडिविजुअल्स का कैलकुलेशन समझना है। तो इस इकोनॉमिक्स को एक लेवल ऊपर लेके गया जिसको क्या बुलाया गया बताओ? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सर
हम सारे कॉमोडिटीज का डिमांड जो हमें पता है और सारे कॉमोडिटीज का जो सप्लाई पता है, उनका सम टोटल निकाल लेते हैं एग्जैक्टली और उस सम टोटल को एक नाम दिया गया जिसको बुलाया जाता है एग्रीगेट डिमांड। क्या वर्ड बोले सुने? एग्रीगेट डिमांड। व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड? बताइए। डिमांड ऑफ ऑल कॉमोडिटीज। समझ में आया? वैसे ही नेक्स्ट वर्ड बताओ मैं क्या बोलने वाला हूं। एग्रीगेट सप्लाई विच विल बी पक्का क्या? सप्लाई ऑफ ऑल द कॉमोडिटीज। तो मैं जो मैक्रो लेवल में बात कर रहा हूं वहां पे ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये डी की जगह अब मैं एक नया नाम दे रहा हूं। बताओ क्या? एडी। एडी स्टैंड्स फॉर, और ये जो ग्राफ अपने बनाते थे बचपन में, ये क्या बन गया? ये अजम्पशन है कि माइक्रो का इतना बात आपको पता था कि क्या सप्लाई कर्व होता है और क्या डिमांड कर्व। मैंने सबको जोड़ दिया तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व मिल गया। आप इस पॉइंट को क्या बोलते थे दोस्त? व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम? एनीबॉडी? अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई मीट मतलब क्या? जहां मार्केट ऑपरेट हो रहा है, मतलब ये लेवल है जो कि जहां पे बार्गेनिंग पावर दोनों का मैच कर रहा है और लोग ट्रेड कर पा रहे हैं। मतलब वेयर मार्केट मीट्स, वेयर मार्केट मीट्स, यहां पे हम ट्रेड कर पाते हैं। और इस इक्विलिब्रियम पे जो हमारा क्वांटिटी होता है उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बुलाते थे। पक्का एवरीबॉडी? यहां पे कौन सा क्वांटिटी है जल्दी से बताइए? एग्रीगेट मतलब क्या 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 है इसमें? एक मिनट, क्या इसमें मिल्क है? क्या इसमें एग्स है? क्या इसमें आटा है, चावल है? क्या इसमें घर है? क्या इसमें गाड़ी का बात है कि नहीं? क्या इसमें कपड़ों का बात है? हाँ, तब एक मिनट, जब हम माइक्रो लेवल पे यहाँ क्वांटिटी लिखते थे तो या तो केजीज लिखते थे या लीटर लिखते थे, क्योंकि वो क्वांटिटी क्या होता था, या केजी या लीटर या पीसेज या यूनिट्स कुछ लिखते थे। तो अब यूनिट बताओ, कहाँ फंस गए? समझ में आ रहा है लोग? मतलब जब लोग ये चीज एग्रीगेट किए उस समय तक तो ठीक था, पर तकलीफ क्या हुआ पता है? बोला क्वांटिटी को कैसे लिखे, क्योंकि कुछ किस्में हैं लीटर्स में, कुछ किस्में हैं केजीज में, कुछ किस्में हैं पीसेज में। तो हर एक चीज अपना 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 मेजरिंग रॉड लेके रखा है। तो हम कंबाइंड क्या बोले? क्या फंसने का मतलब समझ में आया पहले? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज आया व्हाट टू डू विथ क्वांटिटी, कि अब इस क्वांटिटी का क्या किया जाए, क्योंकि कुछ तो केजीज में, कुछ पीसेज में, कुछ ग्राम मतलब लीटर्स में। सर कन्वर्जिंग रॉड है ना अपने पास कि लीटर को केजी में, अरे तो भाई इतना सारा है, किसको किस में बदलेंगे, कि कौन सा बेटर है, कैसे पता चलेगा? अरे सारे अलग अलग कम्युनिटी, कोई लिक्विड फॉर्म होता है कि नहीं, जिसको अपने किस में मेजर करते हैं बताओ? लीटर्स में। अच्छा, कुछ सॉलिड फॉर्म होते हैं जिनको हम वेट यानी ग्राम्स में, और कुछ गैस फॉर्म होते हैं जिनको हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। गैस आर वैल्यूड एट वॉल्यूम के बेसिस पे। तो अब ये इतने सारे चीजें इसके अंदर है, हमें तो एक मेजरिंग रॉड चाहिए, इतना ज़्यादा कन्वर्जन तो पॉसिबल नहीं है। एक मेजरिंग रॉड है जो सारे कॉमोडिटीज़ का कॉमन होता है। सोच के दिखाइए, आप सब चीज़ को एक चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमेशा आप बोलते भी वैसे ही हो निजी ज़िंदगी में कि ये इतना है, ये इतना है और ये इतना है, और वो कॉमन वैल्यू क्या है? सोचो। परसेंटेज, क्या चीज परसेंट, किसका किससे? यूनिट्स, यूनिट्स ही तो बोले अलग है। रुपीज, प्राइस, वैल्यू, क्या वर्ड बोले सुने? प्राइस, रूपी, वैल्यू। यानी एवरी कॉमोडिटी हैज वन मेजरिंग रॉड कॉमन टू ऑल, विच इज कॉल्ड मनी। क्या बुलाते हैं? शायद मनी का डेफिनेशन भी यही था, इट इज अ कॉमन मेजरिंग रॉड। सारे चीज को किससे तोल सकते हैं बताओ? पैसा से। बोला ये क्या है? इतने का है। ये कितने का है? इतने का है। ये कितने का है? इतने का है। क्वांटिटी के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है बताइए? उसका मनी फैक्टर। तो अगर मनी फैक्टर पता है ना सबका, तो हमें इंडिविजुअल ये कॉमोडिटीज का जो क्वांटिटी का यूनिट है वो क्या लेना बेटर है बताओ? सबको किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए? रूपी फॉर्म में। यानी पहली बार कुछ नया चीज सीख रहे हो, ध्यान से सुनना।
एक्स एक्सिस पे ही क्वांटिटी किस में आ रहा है बताइए, रुपीस में। ये क्वांटिटी है बट फॉर्म किस में बताओ, रुपी में। यानी क्वांटिटी इज गिवन इन व्हाट, रुपी। क्वांटिटी को आप और भी नाम से बुलाते हो, देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। आउटपुट क्या बुलाते थे बताओ आप? अच्छा, प्रोडक्ट्स क्या बुलाते थे आप? प्रोडक्ट्स। क्या ये आउटपुट और प्रोडक्ट्स को हम इस बार किस में मेजर कर रहे हैं? रुपी में। क्यों रुपी में सर? कारण इन सब का एक ही कॉमन रॉड है, विच इज व्हाट बताइए, रुपी। अब जब ये रुपी में आ जाता है तो जहां ये इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, उस इक्विलिब्रियम पे हमारा दुनिया चल रहा है, और उस दुनिया जो चल रहा है उसमें जो हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। सबसे खास बात, इनकम क्यों बुलाया जाता है आज समझ में आया? है तो नेशनल इनकम नहीं, दिस इज नेशनल आउटपुट, दिस इज नेशनल प्रोडक्ट, बट सिंस इट इज वैल्यूड इन रूपी इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। हिसाब से दिस इज नॉट नेशनल इनकम। जैसे आप निजी जिंदगी में आज तक ये वर्ड सुने हो, भले ही मीनिंग नहीं जानते हो, जीडीपी सुने हो, देश का जीडीपी इतना। अच्छा, इस जीडीपी में जी और एन जो छोड़ो, हमको भरोसा नहीं है आप लोग को आता है। पी का मतलब सिर्फ सोचो, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब वही चीज, आउटपुट। तो सर देखा जाए तो नेशनल इनकम्स में क्या वर्ड आता है? प्रोडक्ट, आउटपुट। बट फिर भी उसको बुलाते क्या है? नेशनल इनकम। व्हाई द वर्ड इनकम? बिकॉज वी आर मेजरिंग इट इन रुपीस। इसीलिए आप देश का नेशनल इनकम, जो कि क्या बता रहा है पता है? हमारा देश कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है, वो अगर गूगल करोगे वो किस में बताएगा आपको? बताओ, रुपीस में। जैसे अभी जस्ट जो अपना साल बीता, अगर उसका डेटा आ चुका है, अभी तक तो नहीं निकला होगा, लास्ट ईयर का ही आएगा, जीडीपी ऑफ इंडिया 2024 का डेटा तो नहीं आना चाहिए, वो पिछले साल का ही देगा। कितना दिख रहा है बताइए तो? और वो भी किस में दिख रहा है बताओ तो? यूएस डॉलर दिखा आपको? कितना? 4112 यूएस बिलियन डॉलर। बिलियन मतलब समझते हो? पहली बात, बुड़बक लोग कभी देखे हो बिलियन का? कितने जीरो होते हैं बिलियन में? अच्छा, कितने जीरोज होते हैं बिलियन में? ये पता है? किनको इनको पता है कितने जीरोज होते हैं बिलियन में? बिलियन में कितने जीरोज होते हैं पूछ रहा हूं, हाथ ऊपर जिनको जिनको पता है बिलियंस में कितने जीरोज होते हैं। हे भगवान, मैक्रो, अरे बड़ा बड़ा बात करेंगे अब वो लाख 2 लाख 3 लाख नहीं, अब बिलियंस मिलियंस का बात हो। हे भगवान, हे प्रभु उठा ले। हाँ, तो रूपी रूपी दोनों नहीं हो सकता क्या? दोनों तरफ 8 0 9 0। सुनो, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और बताता हूं इकोनॉमिक्स को लेके। यू विल लव द फैक्ट अगर आप ये जानना चाहते हो तो सुनना। इंडिया में सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन, जब आप बुक्स में सम्स करते हो, कॉमा कहां आता है बताओ? कितने जीरो के बाद? जनरली जब तक 1000 में पहुंचते हैं तब अपने कॉमा देना चालू करते हैं, है कि नहीं? पक्का ध्यान देते हो आप? मतलब इंडिया में बोला जाता है कि 1000 इज द फर्स्ट, मतलब होता है ना सबसे मिनिमम। यार 1000 के बाद कुछ लगाओ कि ये अब एक बड़ा नाम हो गया, जिसको हम 1000 बोलते हैं। क्या बुलाते हैं बताओ? 1000, जिसको अपने शॉर्ट में के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? के से। 1K 2K 3K, मतलब 1000 का बात कर रहे हैं। तो बाहर ऐसा ही नियम चलता था, मतलब यूएस में भी डॉलर क्या बुलाया जाता है बताओ? $1000। तो $1000 जब बोल रहा है यूएस में, तो 1000 मतलब 1K ही चल रहा था यूएस में। उसके बाद बोला इकोनॉमी हमारा जो है ना डेवलप्ड, तो अब अगला सीधा जीरो आया था, सिंस 3 से हो रहा था कैलकुलेशन, तो वहाँ पे आगे भी किससे बात किया? 3 से। इंडियन वाला लोग का माथा खराब हो गया, बोला अगर 3 के बात करेंगे तो कुछ 5% लोग भी नहीं बचेंगे इंडिया में, जिन लोग का शायद उतना इनकम होगा। और उस वजह से सिंस वी वेर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इन नेचर, बोला कुछ गड़बड़ हो गया हमारे कैलकुलेशन में, हमें 3 के बाद नहीं जोड़ना चाहिए था, हमारा औकात नहीं है। एग्जैक्टली उस समय हमारा औकात नहीं है, तो हमारा डिनोमिनेशन लिखने का तरीका चेंज हुआ। बोला भाई 2 जीरो में आ जाओ,
अपने 3-3 जीरो तक नहीं सकेंगे। तो अपने लोग क्या करने लगे, अगला रुपया अपने फिर जब जीरो लगाए तो 2 के बाद आने लग गया। बट वो लोग तो डेवलप्ड कंट्री है, वो अगला किसके बाद लगा रहे थे, 3 के बाद ही। अपने इसको एक नाम दे दिए नया ही, क्या, लैक्स, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था। ये इंडिया बनाया, मतलब इंडिया मतलब स्मॉल कंट्रीज जिन लोग का डेवलपिंग इन नेचर था। बट जो बाहर के डेवलप्ड नेशंस थे वो सीधा 1000 के बाद यानी के बाद बोलते हैं मिलियन। क्या बुलाते हैं बताइए, मिलियन, जिसमें कितने जीरो होते हैं बताइए, 6 जीरो। 1 मिलियन मीन्स कितना सर, 6 जीरो हो गया। अच्छा, अब अपने हिंदी में बोले तो 10 लाख। क्या बोलो, डन है बात? तो सोचो, अब दिमाग लगाओ, अगला डिनोमिनेशन इंडिया में क्या आया? लाख के बाद क्या होता है बड़ा, बताओ? करोड़। सीधा अगला नाम क्या है, करोड़। कैसे आया करोड़ बताओ? आता है, पता है कितना जीरो होता है? ये भगवान, करोड़ में कितना जीरो होता है ये भी नहीं। अगला वही तो अभी सेंस सिखाया आपको, क्या ऐसे कैलकुलेशन करेंगे? फिर अगला 2 जीरो के बाद क्या आया, एक नया नाम, करोड़। तो कितने जीरो हैं बताइए करोड़ में? कितने, गिनती भी नहीं कर पा रहा है, 8 बोल रहा है। हे भगवान, तुम लोग करोड़ रुपया तो कमाने का सोचा होगा जीवन में, अगर वो भी नहीं तब जीरो कितना रहे नहीं मालूम, कितना जीरो है। क्योंकि हम 3 के बाद 2-2 का हिसाब करने लग गए। बट वो तो डेवलप्ड कंट्री थे, वो 3 के बाद फिर किस में जंप किए, 3 में। तो अगला उनका आया 1,000,000,000,000,000। इसको बुलाते हैं 1 क्या, बिलियन। यानी अगर इसको रुपया में बात करें एक बार, अगर अपने करोड़ के भाषा में, तो इट इज 100 करोड़। कितना बात हुआ देखो, 100 करोड़। तो बुड़वक लोग, आप लोग को अभी मैक्रो तो छोड़ो, रुपया गिनना नहीं आता, और आपको देश विदेश के बारे में जानना है कि सर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है, हमें यही नहीं मालूम। और हमारे यहाँ क्यों ये करोड़ के बाद खरब अरब आया, ये सब का रीजन है क्योंकि हम लोग किस में जीरोस करते हैं, अब 2-2 में, और वो लोग किस में करता है, 3-3 में। इसलिए कई किताब में जब सम्स दिया हुआ होता था ना कुछ ऐसा, तो हमको लगता था गलती किया हुआ है, अपने उसको काट के ठीक जगह दे देते थे। बुड़वक वो सही था। एक्चुअली इंस्टीट्यूट क्या करता है, जब कॉपी पेस्ट करता है सम्स, तो वो लोग कहाँ से करते हैं बताइए, यूएस यूके की किताब से। उसमें क्या करते हैं लोग, डॉलर जहाँ जहाँ आता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, बट ये कॉमा वाला हिसाब चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। तो आप कई बुक्स में देखते होंगे कि कॉमा 1 के पास है, आपको लगता है गलत है, ये थोड़ी होता है, हम लोग जानते हैं यहाँ कॉमा होना चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से आप सही थे, बट ये इंडिया में चलता है। बाहर तो 3-3 जीरो के बाद कॉमा लगता है, वो बेवकूफ। हाँ बोल रहे, हाँ आज पता चला। तो एक बड़ा सा ही इजी सा चीज था, एक कॉमन सेंस वाला बात था, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जो कि हमें सुने हुए हैं वर्ड्स, बट कभी इच्छा ही नहीं की है जानने का कि भाई इनका मतलब क्या होता है। अच्छा, ये क्यों ऐसे होते हैं, कहाँ जीरो कॉमा कहाँ लगता है इंडिया में, क्यों पहले 3 जीरो था उसके बाद 2 जीरो था, आज तक कभी दिमाग नहीं लगाए, सिर्फ सम्स किए कि ₹1 लाख तो 2 कॉमा देना है, एक 2 जीरो के बाद और एक फिर 3 जीरो वाला। बट ऐसा क्यों होता है, अगर दिमाग लगाओ तो यू विल अंडरस्टैंड द फैक्ट, बिकॉज ऑफ वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, वी कैन नॉट डिनोमिनेट आवर सेल्फ सो फास्ट कि सीधा 3 के बाद अगला 3, क्योंकि उसके हिसाब से तो इकोनॉमी में कई लोग पीछे चले जाएंगे। तो कोई तो लखपति बोल पाएगा ना अपने को, नहीं तो फिर सीधा क्या बोलना पड़ेगा, मिलियनेयर। मिलियनेयर बोलने वाले लोग कम हो जाएंगे और लखपति बोलने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो बोला लखपति रहने दो। फिर करोड़पति ठीक है, क्योंकि 100 करोड़ कितना बड़ा बात होता है, क्योंकि सीधा मिलियन के बाद क्या बुलाना पड़ेगा, बिलियनेयर। तो वो बिलियनेयर बोलना मतलब 100 करोड़ कमाना। क्या सर, अभी हम लोग 1 करोड़ में कितना जीरो आता है नहीं पता, आप 100 करोड़ का बात कर रहे हो। तो ये आप लोग का प्रॉब्लम है, ये आप लोग का प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको सिर्फ बुकिश लैंग्वेज ही अच्छा लगता है, आप लोग को कंसेप्ट समझ में नहीं आता। आप लोग कभी वो डीप में जाना ही नहीं चाहते कि बात क्या बोलना चाह रहा है, टॉपिक क्या सिखाना चाहता है। ये कितना इजी सा बात था एक इंडियन इकोनॉमी को लेके कि Y0 के बाद कहाँ कॉमा आता है, बट सर ये सब चीज़ मत बताइए, ये सब क्या होता है, हम लोग सम्स में करते हैं, हमें मालूम है कहाँ देना है, एवरीबडी कुछ जा रहा है माथा में क्या होता है। तो अब बिलियन का मतलब समझ में आया, कितने जीरोस बताइए, 9 जीरो। कितने जीरो बताओ, और वो भी US डॉलर। पहली बात तो डॉलर खुद 80 रुपया चल रहा है, तो वो इंटू 80 और, तो एक बार कैलकुलेटर निकालो,
4112 लिखो, इंटू पहले तो 80 करो, इंटू तो पहले 80 करो, सिर्फ पहले 80 से इंटू करो, सिर्फ 80 से उतना ही करो। 80 हम रफ पकड़ रहे हैं, वो तो चेंज होता रहता है ना, 80 रफ पकड़ लेते हैं। बताओ कितना आया? 3 लाख। ये 3 लाख समथिंग आया, तो इसके बाद भी कितने जीरो हैं? और 9, यानी इतना लाख बिलियन, बिलियन मतलब समझ रहे हो 100 करोड़ और उसके आगे लाख जो तुम पढ़ रहे हो, यानी 3 लाख और पीछे और कितने जीरोज है, समझ पा रहे हो? ये इंडिया का क्या है आज के डेट का? जीडीपी, यानी नेशनल इनकम। सर इसमें हमारे कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? आप कैलकुलेटर में नहीं हो, आप हो ही नहीं, आपका कोई योगदान नहीं है, अभी आपका माइनस योगदान चल रहा है। आपके कारण तो कम हो रहा है जीडीपी, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं और जीडीपी कम कर रहे हैं, तो आपके कारण जीडीपी तो गिर रहा है। जैसे एक बचपन में कंसेप्ट सुना होगा, पर कैपिटा इनकम, जहां क्या करते हैं मालूम? यही टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, कि जितने करोड़ लोग हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, एक बार करते हैं। करीब करीब कितने करोड़ लोग हैं अपने देश में? वो मोदी जी बोलते हैं ना मित्रों, 120 करोड़ देशवासियों, 140 हो गया क्या? वो 125 वाला हम लोग सुना हुआ है जब वो जो चलता था, तो जो 140 वाला करोड़ है। अच्छा, अब करोड़ में, इस वाले में ऑलरेडी अपने पता है करोड़ बोले 100 करोड़, तो जो आपका आया हुआ है 3 लाख समथिंग, कितना आया हुआ है? इंटू 100 कर दो बस। कुछ आया इंटू 100? बोल मत पाओ, अरे तुम लोग बोल ही नहीं पाएगा उतना फिगर। कुछ आया ना, इसको डिवाइडेड बाय 140 कर दो, कितना आया बताओ? 2 लाख समथिंग आया। दिस इज कॉल्ड कि एक एक आदमी का योगदान इतना है हमारे देश के लिए। तुम्हारा 2 लाख, तुम्हारा माइनस में, मतलब सोच रहे हो कितना गलत कैलकुलेशन है पर कैपिटा इनकम, जो बोलता है सब बराबर, मतलब हम भी उतना ही योगदान कर रहे हैं जितना मुकेश अंबानी कर रहा है। पर कैपिटा इनकम वही बोलना चाह रहा है कि हम भी उतना ही योगदान कर रहे हैं जितना मुकेश अंबानी कर रहा है, बट ऐसा कंसेप्ट गलत है कि नहीं? क्योंकि वो अलग कर रहा है और हम अलग कर रहे हैं, बट बंटवारा तो बराबर हो रहा है कि हम देश में इतना का योगदान। अगर कोई बाहर वाला देखता है, अरे वाह इंडिया का एक एक आदमी इतना करोड़ रुपया, तो हम लोग 2 लाख, हम लोग 200 रुपया नहीं लेके घूमते, तो वो सब बात तो करिए ही मत सर। और हमारा योगदान टू इकोनॉमी नेगेटिव, वो तो हमको घर वाला इसलिए पाल रहा है क्योंकि टैक्स में डिडक्शन मिलता है, और कुछ ये क्या बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा अगर कुछ हम लोग को हो गया तो, वरना घर वाले को हम लोग से और कोई मोह नहीं है। तुमको पाल एक ही कारण से रहे हैं, क्योंकि तुम लोग का क्या मिलता है? टैक्स डिडक्शन। तुम्हारा घर वाला को तुम्हारे पालने का एक ही रीजन है, टैक्स डिडक्शन। सेकंड, तुम्हारे नाम का अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो पूछ के आ जाना, तो समझ लेना वो तुमसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम, ताकि वो जो 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी निकलेगा उनसे वो तो खुश रहे। उसके बाद बोला तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, सही में तुम्हारे से टैक्स डिडक्शन है उनको, बस तभी तुमको पाल रहे हैं। तुम लोग कुछ करके देगा कि नहीं उसके भरोसे वो लोग है ही नहीं है। कर लोगे तो कर लेना, काउंटिंग करना सीख लो पहले। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि सर देयर इज अ वेरी बेसिक थिंग जो हमें पहले तो डेवलप करना सीखना होगा अपने अंदर, तब तो देश विदेश की बातें समझ पाएंगे। और ये आपको मैं एक बड़ा सा इजी सा चीज सिखाना चाह रहा था। एवरीबडी, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमने बात किया जहाँ इंडिया 5th नंबर पे आता है। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर कितना दिख रहा है, 5th। तो उससे ऊपर और 4 देश का जीडीपी है, तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री जो इसमें जीडीपी में काम कर रहे हैं। यानी इंडिया धीरे धीरे डेवलप्ड नेशन बन रहा है। तो सर वो डिनोमिनेशन चेंज कर देना चाहिए अपने लोग को। अब बहुत टाइम लगेगा ये सब चीज़ करने में, बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए उसको वैसे ही रहने देते हैं। बट हिसाब से अपने में भी अब कौन है बताओ? मिलियनेयर बिलियनेयर्स लोग हैं। आपको क्या लग रहा है हम लोग हैं कि नहीं मिलियनेयर बिलियनेयर्स? हमसे पहले वो चाय वाला है डॉली बोला डन है। वड़ा पाव वाले लोग बन रहे हैं, हम लोग नहीं बन पा रहे हैं। बताओ डन है एवरीबडी? पहले बात समझ में आ रहा है नेशनल इनकम का?
तो ये नेशनल इनकम वर्ड क्यों आया जबकि ये आउटपुट था? बिकॉज इट इज इन रुपीज। जहां हम इक्विलिब्रियम पे है उसके टोटल क्वांटिटीज जो देश में हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए? नेशनल इनकम। बोलो एवरीबॉडी, क्लियर है नेशनल इनकम का मतलब? तो नेशनल इनकम होता क्या है ये पहले समझ में आया। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां मीट करता है, दैट लेवल ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री। व्हाई द वर्ड नेशनल इनकम सर? ऑल्दो इट शुड बी नेशनल आउटपुट, बिकॉज बताइए द आउटपुट्स आर मेजर्ड इन रूपी, तो इसलिए इसको नेशनल इनकम बुलाया गया, जबकि इट शुड बी नेशनल आउटपुट और नेशनल प्रोडक्ट। और आगे जाके तो आप प्रोडक्ट ही वर्ड लिखते हो, जीडीपी, जिसका मतलब पी का मतलब क्या था? प्रोडक्ट। आप GDI नहीं बोलते, GDP बोलते हो, क्योंकि आप नेशनल इनकम नहीं, फिर आप प्रोडक्ट का बात करने लगते हो। बट इसको शॉर्ट में क्या बुलाया जाता है बताइए? नेशनल इनकम। हेंस आवर फर्स्ट चैप्टर क्या? नेशनल इनकम। क्या इंट्रोडक्शन समझ में आया? लिखो इस बात को नंबर 1, इंट्रोडक्शन में नंबर 1। खूब मजा आएगा नेशनल इनकम अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे सोचा जाता है। तब पहले बेस खड़ा कर लिए अपने लोग कि हाँ नेशनल इनकम होता क्या है। तैयार हैं सब? तो डायग्राम बनाएंगे सबको ये ऐसे ही। क्वांटिटी तो क्या दिक्कत है सौरभ? 45 डिग्री एंगल बनता है उसमें, मतलब दोनों बराबर है, प्राइस और क्वांटिटी वाला चीज। दिक्कत क्या है? और प्राइस क्या होता है ना, कई बार अलग अलग लेवल पे होता है। जैसे आपने, फिर मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टर्म सुना हुआ होगा अगर इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो, जैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, वो सब आएगा। तुम लोग मेरे पे छोड़ो ना इतना, तो हम तो तुम लोग को देख लिए, तुम लोग को मिलियन बिलियन कितना आता है, तो उसके बाद बात करेंगे ना, इतना क्यों सोचना। आइए बनाइए, हम तो पहले से जानते हैं, हम तो मैथ जब पढ़ा पा रहे हैं तो ठीक है, ये तो करा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। हमको गुंडू सर यही बोला, तुम कैसे पढ़ाता है इन लोग को, हमको बताना। ये लोग माइक्रो सुनता है, मतलब ये लोग माइक्रो का क्लास सुनता है, मतलब इन लोग को कुछ नहीं आता है। हम बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स पढ़ा देते हैं, मतलब ये भी करा देंगे, चिंता मत कीजिए। बताइए यहाँ पे क्या आया? यहाँ टोटल क्या? एग्रीगेट डिमांड। फुल फॉर्म लिखेंगे आप, एडी नहीं लिखेंगे, बाद में एडी शॉर्ट में लिखेंगे। फुल फॉर्म बताइए क्या है? एग्रीगेट डिमांड। सिमिलरली वो जो अपवर्ड राइजिंग ग्राफ है जिसको हम आज तक सप्लाई कर्व बोलते थे, अब वो क्या बन गया बताइए? एग्रीगेट सप्लाई। हियर AD is equals to AS which is called equilibrium। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करते हैं देश का, वो क्या बन जाता है बताइए? नेशनल। देश क्यों बोला सर? एग्रीगेट कर दिया ना आपने तो सारा कमोडिटी ले लिया, मान लो पूरे इंडिया का, तब फिर ये क्या हो गया? इंडिया का इनकम, यानी इंडिया का आउटपुट। तो बताइए इसको क्या नाम दिया गया? नेशनल आउटपुट और नेशनल प्रोडक्ट, और एक तीसरा नाम आया नेशनल इनकम। क्यों नेशनल इनकम सर? बिकॉज एवरी क्वांटिटी हैज वन मेजरिंग रॉड कॉल्ड रूपी। तो क्वांटिटी को किस में मेजर किया गया बताओ? रूपी। लो इजी स्टफ। क्या कुछ कॉन्सेप्ट गया माथे में सबके कि हाँ अब हम ये नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन सीख सकते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है जिसमें सिर्फ यही है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे इसके बारे में सोचा जाता है, फिर इसको देख के अपने क्या इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं, तो वो अपना पहला चैप्टर है। तो हम फर्स्ट चैप्टर जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, आपके बेस खड़ा कर दिए कि करने क्या वाले हैं। उसमें हर एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, ताकि आपको पहले समझ में आए कि पढ़ने क्यों है। क्या डन है? तो ये हो गया हमारा पहले चैप्टर के बारे में ज्ञान। पॉइंट नंबर 2, दूसरे चैप्टर के बारे में ज्ञान। याद है दूसरे चैप्टर्स का नाम मैंने दिखाया था थोड़ा देर पहले? पब्लिक फाइनेंस, और एक था मनी मार्केट, और एक और है इंटरनेशनल ट्रेड। आइए अब बाकी दोनों के बारे में, तीनों के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग है, वापस से सुनिएगा। अब मैं बना रहा हूं आपके साथ अगेन एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, बट इस बार देखना कहां पे क्या ले रहा हूं। एक्स एक्सिस पे मैं टाइम मेजर कर रहा हूं। क्या मेजर कर रहा हूं बताओ? टाइम। और वाई एक्सिस में अब मैं नेशनल इनकम मेजर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले मैं आपको नेशनल इनकम क्या होता है बता दिया। तो प्लीज एवरीबॉडी ये बनाएंगे, टाइम और नेशनल इनकम।
टाइम मतलब समय, वही 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 25 नहीं बोलेंगे, क्या मालूम हो ना हो। बोलो डन है। नेशनल इनकम और टाइम। आप बताओ बस विथ टाइम आप क्या चाहते हो? नेशनल इनकम बढ़े कि गिरे? बस एक नहीं आप पे छोड़ते हैं, देश नहीं छोड़ना चाहिए, बट मान लेते हैं आप, सिंस अपने जानते हैं कि वी आर, मतलब गवर्नमेंट भी अपने ही खड़ा करते हैं ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल। तो ये जो पूरा है ये सब पता नहीं क्या चीज है इसमें, बट मान लेते हैं आप ही देश के वो प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सब हो, तो आप क्या चाहते हो? आपका देश क्या हो? मोदी जी हो आप, बताओ क्या चाहते हो? मोदी जी बताइए आपको क्या चाहिए? मत बोलना इटली वाली चाहिए। हम जब पूछे उसका जवाब देना, मतलब इटली वाली चाहिए। चुप, बताओ फटाफट, मोदी जी आपको क्या चाहिए? बढ़े क्या? अच्छा, नेशनल इनकम देश का बढ़े। तो देखो मैं बढ़ा रहा हूं, अच्छा लगे तो बताना। पहले नेशनल इनकम इतना था, फिर नेशनल इनकम इतना हो गया, फिर नेशनल इनकम इतना हो गया, फिर नेशनल इनकम इतना हो गया, या फिर नेशनल इनकम पहले इतना था, फिर नेशनल इनकम इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। कौन सा आपको ठीक लग रहा है बताइए दोनों में से? ऊपर वाला है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले में मैंने जब बढ़ाया आप देखिए कितना तेजी से ऊपर गए, और एक में नीचे गए। आपने बोला सर नीचे तो जाना ही नहीं है, वी वांट, हम क्या करना है बताइए? स्टेडी ग्रोथ मिले हमें। बट ये जो ग्रोथ आप देख रहे हो, क्या ये अच्छी बात है कि खराब बात है? क्या खराब है इसमें? कोई इसमें क्या खराब बात है? देश का इनकम अगर, आउटपुट अगर इस हिसाब से बने तो तुमको खराब क्या लग रहा है? इस तरीके से देश तो बढ़ रहा है, बट सर हर कोई इस अपर लिमिट को सह पाए जरूरी, यानी ज्यादा ऊपर जाना भी अच्छा नहीं होता। हमें चाहिए स्टेडी कि ठीक ठीक हो। जैसे हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग भी यही बोल के आते हैं, जैसे संतुष्टि रखो, संतोष रखो, ज्यादा लालच मत करो, कि जितना है उसी में सोचो कैसे करना है, या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ो। क्यों ऐसे बोलते हैं सर? क्योंकि वो जानते हैं कि एकाएक अगर जंप मिल जाएगा ना तो उसको सहना इतना आसान नहीं है, और फिर अगर वो गिरा तो बहुत तकलीफ होगा लोगों को। इस वजह से देश के साथ भी यही है। अगर देश का भी इनकम यानी आउटपुट एकाएक बढ़ जाए या एकाएक गिर जाए, सह नहीं पाएंगे अपने ये इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। और वो कोलैप्स रोकने के लिए वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ ट्रेंड्स, वी वांट ट्रेंड धीरे धीरे ऊपर जाए, ना कि एकाएक ऊपर जाए। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो ये जो नेशनल इनकम का ट्रेंड मैंने अभी बनाया, अगर मैं सही से बनाऊं तो मैं देखो किस तरीके से ट्रेंड बना रहा हूं। एक, और एक, इन दोनों में तुम कौन सा ट्रेंड चाहते हो, ब्लू की रेड? जस्ट गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप कौन सा ट्रेंड चाहते हो नेशनल इनकम के साथ? बताइए। रेड, व्हाई नॉट ब्लू? ब्लू में क्या हो रहा है बताइए सर? बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, और रेड में कम फ्लक्चुएशन है। तो जो ट्रेंड फॉलो होगा ना सर, ट्रेंड जिसको अपने एक ट्रेंड बोलेंगे, वो तो देखिए क्या है, अपवर्ड राइजिंग। बट ये अपवर्ड राइजिंग भी एकाएक ज्यादा ऊपर नीचे ना करे, ये इसके आसपास ही फ्लक्चुएट करे तो बेटर है। ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाया, दिस इज कॉल्ड व्हाट बताइए? ट्रेंड। और ये जो लाइंस अपने करते हैं जिसमें नेशनल इनकम टाइम टू टाइम चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं हमारे देश का बिजनेस का साइकिल। आप लोग, कई लोग वर्ड बोल भी पा रहे थे, बट मैं बोल रहा हूँ, मैंने रटवाना नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हो इसको। क्या बोलते हैं इसको पता है? बिजनेस साइकिल। साइकिल मतलब टाइम के साथ साथ बिजनेस किस हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा है। आप प्रोडक्ट के साथ भी ये करते हो, अपनी निजी जिंदगी के साथ भी यही करते हो। दिखाऊं अपना निजी जिंदगी? सुनिए, ये जो सबसे पहले ऊपर जाने वाला बात है,
इसको क्या बुलाते हैं आपको मालूम है? ये ऊपर जाने को क्या बुलाते हैं? इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। सुनना ध्यान से, क्या बुलाते हैं बताइए? ये जो पहुंच गए अपने चोटी पे, इसको बोलते हैं पीक, कि हम अपना पीक पे पहुंच चुके। जब आप पीक पे पहुंचते हो तो आपका अब चालू होता है रिसेशन। क्या चालू होता है बताओ? डाउनफॉल, जो कि अभी आपका चल रहा है। कि भैया पढ़ाई करते वक्त क्या लगता है सर, अभी पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, जो भी पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा चीज़ है, शुरू में तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये जो नीचे जाते हैं ना, इसको क्या बुलाते हैं बताइए? रिसेशन। क्या बुलाते हैं बताइए? बट तुम्हारा हालत यहाँ भी नहीं है। तुम्हारा हालत बताते हैं अब कहाँ है। अगर आप रिसेशन में भी ट्रेंड के नीचे चले जाओ ना, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। कि इंडियन इकोनॉमी इज इन डिप्रेशन। रिसेशन तो दूर का बात है, इंडियन इकोनॉमी इज इन, आप तो यहां भी नहीं हो, आप यहां हो, जिसको बोलते हैं खाई, कि अब गिर चुके हैं, जिसका मतलब है ट्रफ। क्या बुलाते हैं इसको? ट्रफ, खाई। अब यहां से एक मसीहा आता है और आपको निकालता है, और उसको स्टेज को हम बोलते हैं कि हम वापस से रिकवरी करवा रहे हैं। सर बहुत हो गया ऐसे, मतलब था ना सर, वापस से ठीक करो हम लोग को। और फिर वापस ट्रेंड ऊपर जाने से क्या आता है? ये सर तैयारी सॉलिड चल रही है, फिर ये। क्या ये जीवन का ही दौर है? कभी ये। तो ये जीवन क्या, ये सब चीज के साथ है सर। तो दिस इज नॉट अ बिजनेस साइकिल, दिस इज अ लाइफ साइकिल, एवरीथिंग इज दिस। तो ये बिजनेस के साथ भी होता है, ये हमारे साथ भी होता है। और इसमें किसको क्या बुलाते हैं, नाम याद रखना आसान था क्या बताइए? पहला वाला स्टेज एक्सपेंशन, फिर कहाँ पहुंच गए थे? पीक। फिर अच्छा, रिसेशन मतलब सीधा ही गिर नहीं गए, अभी गिरे हैं, अभी भी संभलने का था, बट और गिर गए तो डिप्रेशन में जा चुके हैं। डिस्पर्जन नहीं, डिप्रेशन बोल रहा है, डिप्रेशन नहीं, डिस्पर्जन में चले, हमें डिस्पर्जन हो गया है, डिप्रेशन। नीचे उसके बाद कहाँ पहुंच गए बताइए? टर्फ, खाई, जहां आपका हालत है अभी, और उस खाई से उठाना वापस क्या बुलाते हैं बताइए? रिकवरी। फिर उसको अगर ट्रेंड को क्रॉस कर जाता है तो मतलब हम एक्सटेंशन, एंड सो ऑन। और ये स्टेज चलता रहता है। हम कौन सा स्टेज चाहते हैं? ये ऊपर नीचे हो, हाँ हो, ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, बट क्या इतना तेजी से जाए कि हौले हौले जाए? ये हौले हौले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हौले हौले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वी डोंट वांट इतना डाइवर्जेंस या डेविएशंस, वी वांट हौले हौले बढ़े और हौले हौले गिरे, जिसको बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल जितना हो सके स्मूथ हो। क्या वर्ड बोले सुने? जितना हो सके स्मूथ हो, ज्यादा ऊपर नीचे ना देखे, एक स्मूथनेस के साथ बढ़ता रहे। तो वी वांट बिजनेस साइकिल टू बी, बताइए क्या? स्मूदन। अब बात कहाँ आता है सर? तो नेशनल इनकम किस हिसाब से चलता है? ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन की रेड लाइन। अगर हम पे छोड़ दिया जाए, हम पे मतलब मैं भी ले रहा हूं ऐसे, ये लो, मैं अपने आप को भी ले रहा हूं, अरे नहीं, हम पे छोड़ दिया जाए तो नेशनल इनकम यानी मार्केट पे छोड़ दिया जाए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई विच इज अफेक्टेड बाय मार्केट, अगर यही छोड़ दे तो इट कैन फेस मैनी फ्लक्चुएशन। हो सकता है अचानक से मार्केट क्या देखे, बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदी। सुने हो ये वर्ड, तेजी और मंदी? जैसे शेयर मार्केट में सुनते हैं ना, तेजी चल रहा है, मंदी चल रहा है। अच्छा, आपको मालूम है शेयर मार्केट में भी जब तेजी मंदी चलता है तो कई बार सर्किट लगाया जाता है। सर्किट मतलब क्या होता है मालूम? ज्यादा तेज बढ़ जाता है तो लोग कंट्रोल करने के लिए उसका एक बॉडी बनाया हुआ है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग देखते हैं, नजर रखते हैं किस पे? शेयर मार्केट में, कि ज्यादा उतार चढ़ाव भी ठीक नहीं है देश के लिए, ज्यादा बढ़ना भी खराब है और ज्यादा गिरना भी। जैसे अगर 10% से मार्केट चेंज हो जाता है ना कभी मार्केट, तो मार्केट को 15 मिनट के लिए बंद करना पड़ेगा, कंपलसरी है, जिसको बोलते हैं सर्किट लग गया। क्या लग गया बताओ? सर्किट लगने से क्या होता है? एक बार के लिए सब चीज लाइट वाइट बंद हो जाता है ना, तो सर्किट लग गया। तो सर्किट लग गया तो अपने एक बार के लिए धंधा बंद, मतलब शेयर मार्केट बंद। फिर सेकंड सर्किट लगता है, अगर क्या हो जाए मार्केट 20% से गिर गया तो मार्केट इमीडिएटली बंद, अब मार्केट वापस नहीं खुलेगा। तो ये जो किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इतना ज्यादा चेंज, वॉलेटिलिटी 10% से 20% अगर मार्केट चेंज होता है तो इट इज वेरी मच मतलब ट्रेजिक, क्योंकि लोग गरीब के गरीब या अमीर के अमीर, इतने सुसाइड्स होंगे और इतने लोग फक्कड़ हो जाएंगे कि कोई भरोसा नहीं है।
तो उस वजह से इस चीज को कंट्रोल में किया जाता है। सेम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन आउटपुट अगर हम जैसे लोगों पे यानी मार्केट पे छोड़ दिया जाए तो इट कैन सी व्हाट, बताइए, ह्यूज फ्लक्चुएशंस। तो सर टाइम टू टाइम इस मार्केट को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब कंट्रोल करने के लिए दो पार्टी बनाए गए, एक गवर्नमेंट, दूसरा आरबीआई, जो बोलते हैं कि एक जन देखेगा सारा फाइनेंशियल रिलेटेड बातें और एक देखेगा सारा मॉनेटरी रिलेटेड बातें। फाइनेंस मतलब फिस्कल रिलेटेड बातें और मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड बातें। दो बॉडी बनाया गया जिसमें एक बॉडी जितने भी फिस्कल रिलेटेड चेंजेस अगर हो रहे हैं उसको यूज करने के लिए कि भाई वो ठीक से चले तो वो बना, और एक बॉडी बना मॉनेटरी। पहले वाला बॉडी का नाम है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करता है, जब भी कुछ ये उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, ही कैन यूज सम इंस्ट्रूमेंट्स। सुनना वर्ड्स, क्या बोले, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कोई हथियार, कुछ टूल जिससे वो क्या कर सकते हैं, इन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल, जिनको बुलाते हैं फिस्कल पॉलिसीज। क्या बुलाते हैं बताइए, विच आर इशूड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय डैश गवर्नमेंट ही बनाता है और गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करता है। ये पूरा का पूरा हक सिर्फ किसका है बताइए, गवर्नमेंट का। सिमिलरली और भी एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का जिसका हक दे के रखे हैं हम इंडिया के या कोई भी देश के सेंट्रल बैंक को। किसको बताओ, अपने देश का सेंट्रल बैंक कौन है सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे अलग अलग का अलग अलग है, तो करेक्ट वर्ड शुड बी नॉट आरबीआई, द करेक्ट वर्ड शुड बी सेंट्रल बैंक। बट ठीक है, अपने कनेक्ट ज्यादा आरबीआई वर्ड से करते हैं तो मैंने पहले आरबीआई वर्ड बोला, बट अब करेक्ट वर्ड क्या है, सेंट्रल बैंक। तो देश के सेंट्रल बैंक को क्या पावर दिया गया बताओ, यही चीज को कंट्रोल करने का, बाई यूजिंग सम अगेन इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके कारण अगर देश में क्या हो बताओ, ह्यूज फ्लक्चुएशन, टू कंट्रोल इट, टू स्मूदन इट, क्या कर सकते हैं हम, टाइम टू टाइम ये पॉलिसीज लागू कर सकते हैं। जैसे आप सुनते होंगे रेपो रेट डिक्रीज्ड बाई इतना %, बैंक का आ गया नोटिस कि इतना मिनिमम इंटरेस्ट रेट होगा, सीआरआर ये होगा। क्या ये सब नोटिस सुनते, अच्छा सुना सुना लग रहा है हमको, मतलब तो तुम लोग को क्या बोल रहे हो, ये सब हमको पता है क्या कितना आता है कितना नहीं, हम वो सब बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ कई लोग हैं जिनका इकोनॉमिक्स में 100 या 99 आया हुआ है 11-12 में, या आएगा, वो पीछे बैठे हैं आएगा, बट उनको भी मैं अगर पूछूंगा ना तो खत्म पक्कड़ हो जाएंगे। अच्छा सुना हुआ है रेपो वर्ड, कितने लोग सुने हुए हाथ ऊपर, रेपो रेट सुना हुआ है एनीबडी, 90 के ऊपर इकोनॉमिक्स में आया हुआ है पहले, तेरा आया है कोविड में दिया था, चीटिंग। अच्छा ठीक है बाबू, आप 12th दिए हैं ना अभी, रेपो वर्ड सुने थे, सही बताना, बस बताना, आंसर मत देना। रेपो का फुल फॉर्म पता है? ये क्या होता है, व्हाट इज दिस फुल फॉर्म? रेपो मींस रेपो, मेरा रेपो इतना ही है सर कि हम रेपो जानते हैं। अब रेपो का फुल फॉर्म ये सब मत पूछिए। एनीबडी इन दिस क्लास जो रेपो का फुल फॉर्म बोल सकता है हाथ ऊपर करेंगे। रेपो का भी फुल फॉर्म होता है? बर्बाद हो गए सर हम लोग, बर्बाद। हम लोग सुने हुए हैं रेपो, बट आज तक जानने का कोशिश नहीं किए रेपो का मतलब क्या होता है। अच्छा मीनिंग पता है उसको, मैंने उससे मीनिंग नहीं पूछा, मैंने उससे फुल फॉर्म पूछा। चल अब मीनिंग बता तू पहले, किसको लोन देता है? अच्छा क्या होता है, कमर्शियल बैंक जैसे अपने बच्चे कई बार क्या हो जाते हैं, बेचारे लोग के पास पैसा नहीं रहता, तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम, पापा पापा। और पापा कौन है सबका? आरबीआई। सारे बैंकों का पापा कौन है? आरबीआई। पापा पापा पैसे चाहिए, पापा बोलता है होगा तू मेरा औलाद, बट ब्याज तो तेरे से भी लेंगे। बोला ब्याज लेंगे सर? बोला हाँ ब्याज लेंगे पापा। तो बोला पापा अगर ब्याज लेंगे, और इवन मैं बता दूं, जब नवनीत मुंद्रा नवीनाथ संचेती स्टार्टेड हिज करियर, देयर करियर इन 2016 मार्च 2007, वी टुक लोन ऑफ ₹1.5 lakhs each from our father at an interest rate of 6.5%. I am not joking. मेरा बाप मेरे को पैसा दिया एक ही कंडीशन पे कि तू मेरा बेटा है,
तो इंटरेस्ट थोड़ा कम लगेगा, कम से कम मेरा है तो इंटरेस्ट थोड़ा कम लगेगा। बट उस दिन धंधा सीखे हम लोग, 3 महीने के अंदर अंदर वो पागल हो गए थे कि पैसा वापस चुकाना नहीं तो ब्याज लग रहा है। 3 months आवर फर्स्ट बैच वी कलेक्टेड द मनी एंड वी गॉट लमसम अमाउंट, जिससे हमारा खर्चा भी निकल गया और वो भी हो गया और सब इन्वेस्टमेंट जो हमने करना था कर दिए थे। ब्याज के समेत पापा को दे के आए, बोले ये लीजिए आपका पैसा, काम हो गया। बोला आगे और चाहिए? बोला अब खुद कर लेंगे, अब खुद कर लेंगे, चिंता मत करिए, अब जो आएगा उसको इन्वेस्ट ही करना है बिजनेस में। उस दिन के बाद से दिए, लिए तो नहीं है, दिए ही हैं सिर्फ। तो वो जो चीज़ सीखे ना कि खुद का पैसा भी कमाना कितना मस्त चीज़ है, वो आप समझोगे जब आप भी रियल लाइफ में फील करोगे। मनी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पैसा कमाया जाता है। और वो 1.5 लाख लगा था, क्या ही बात है पापा, 1.5 लाख तो दे ही सकते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। बट जैसी ब्याज का बात आया, चुभा उस दिन तो बहुत कि अरे ब्याज, हम आपका खुद का ब्याज है, हम तो आप ही का ब्याज है, आप हमसे ही ब्याज ले रहे हो, आप तो प्रिंसिपल हो, हम ही तो ब्याज हैं। तो हम तो दादी के पास गया, देखो प्रिंसिपल हमसे ब्याज मांग रहा है, बोल रहा है हमको नहीं मतलब, पैसा तो देना होगा पापा को भी। कम लगाए इंटरेस्ट रेट, जितना बाजार में देते हैं उससे, बट इंटरेस्ट रेट जरूर लगाए। सेम विद अविनाश सर। तो जब ऐसा चीज हुआ ना तो हम लोग को फील हुआ कि नहीं भाई, धंधा करना और संभालना कितना इंपॉर्टेंट है। वरना तो क्या ही था 1.5 लाख लेना, लोन तो कोई देता नहीं, क्या चेहरा देख के थोड़ी देता, ओ तब तो और मारता। तो लोन तो मिलने वाला था नहीं, कुछ करते नहीं थे। तो जो भी है सब, पहला आदमी एक ही मिला पैसा का मांगने वाला, वो था पापा, वो भी ब्याज मांग लिया, तब तो खत्म। क्या तुम लोग को तो देगा नहीं, हम तो बोल रहे हैं तुम लोग को तो रख के रखा है कि बच रहे पैसा, जिस दिन मौका मिला सटैक। सुनना मेरा बात, अभी क्या डिस्कशन चल रहा था अपना कि ये रेपो वर्ड में क्या मतलब हुआ, पहले ये समझे कि जब कमर्शियल बैंक्स, क्या हुआ सर, थोड़ा तंगी हुआ उनका, तो वो अपने पापा के पास गए और उनके बदले क्या मांगे बताइए, उनसे बोले थोड़ा पैसा दे दो। तो जब वो आरबीआई से कुछ पैसा लेते हैं, आरबीआई उनसे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट। मतलब जब आप पैसा वापस दोगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ, वो जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था इसको रेपो क्यों बुलाते हैं, और उसके लिए 3 आदमी यहाँ हाथ ऊपर किए थे। वापस हाथ ऊपर करना, रेपो का फुल फॉर्म जानने वाले। अच्छा अब 2 हो गए, पहले 3 थे। अच्छा एक मिनट दीदी बताओ। वेरी गुड, इट इज कॉल्ड री परचेज ऑप्शन। RE स्टैंड्स फॉर री, P स्टैंड्स फॉर परचेज, O स्टैंड्स फॉर ऑप्शन। सर वाई री परचेज ऑप्शन, अब ये भी बता दो। जब बाप पैसा देता है ना तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज नहीं, वो तुमसे तुम्हारा कोई टॉय या कुछ गिरवी भी रखता है। बोलता है ये क्या गारंटी है तू पैसा दे देगा। बोला अरे पापा आपका ही लल्ला है। बोला आपका लल्ला से मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए, कुछ मॉर्टगेज। तो हम जब लोन लेने जाते हैं, यानी कमर्शियल बैंक जब किसके पास लोन लेने जाता है, वो उसको अपना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटीज, जिसको आप लोग बोलते हैं ना गोल्ड, रिजर्व्स, वो सब क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास रखवाना पड़ता है एज व्हाट, मॉर्टगेज। जिस दिन पैसा ब्याज के साथ देंगे, क्या वो कोलैटरल सिक्योरिटी हम वापस ले सकते हैं? इसी के लिए बोला जाता है कि आपने अपना ही चीज उनको दिया, अब आप उसको क्या कर रहे हो, रीपरचेज। और उसका आपके पास क्या है, ऑप्शन, कि आपको कब रीपरचेज करना है। हेंस इट इज कॉल्ड रीपरचेज ऑप्शन। रेपो रेट, जिसके ऊपर क्या करते हैं बताइए, सेंट्रल बैंक किससे चार्ज करता है। अच्छा कभी कभी तो बाप को भी दरकार पड़ता होगा पैसा, इसी के लिए एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, रिवर्स रेपो रेट। तो सर पापा को भी पैसा का दरकार पड़ता है। अरे पापा के कई लल्ली है, और वो लल्ला लल्ली में जब दिक्कत होता है ना तो पापा उनको संभालते हैं, तो कोई दूसरे से मांगते हैं कि भाई उसको संभालना है, तुम हेल्प कर। तो अब हम अपना भूलेंगे नहीं वो पल, जब पैसा मांगे थे तो क्या बोले थे आप, ब्याज लगेगा, ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी लगेगा, ठीक है। तब आपके लिए भी वही नियम, बोला मारेंगे तो अरे ठीक है आपसे और कम रेट। मतलब अगर आप मेरे को 6.5 पे दिए थे, हम चलिए आपको 5.5 पे दिए।
5.5 पे लोन देंगे, विथ कोलेटरल सिक्योरिटीज रखवाएंगे, और जब पैसा वापस दोगे ले जाना अपना सिक्योरिटी। और इसीलिए उसको क्या बुलाते हैं बताइए? रीपर्चेज, रिवर्स रेपो रेट। बोलो समझ में आ रहा है बात? तो कॉन्सेप्ट आर वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आगे चलते चलते अपने बहुत चीज़ पढ़ेंगे, बट मैं यही पहले बोलना चाह रहा हूँ, बार बार आपको एक फेस दिखा रहा हूँ आपका, कि आपको कितना माइन्यूट सा चीज़ है जो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, बट जानते ही नहीं है क्या होता है। जब तक वो डेप्थ नहीं समझेंगे ना, पढ़ाई करके मज़ा नहीं आएगा। और जैसे जैसे ये चीज़ सीखने लगेंगे इंटरेस्ट बनेगा, वरना पहले वही रटने वाला बात था कि रेपो रेट ये होता है, रिवर्स रेपो रेट ये होता है। क्या मज़ा इसमें पढ़ाई करके? पहले ये तो समझे रेपो का मतलब क्या होता है और क्यों लगता है, क्यों रेपो बुलाते हैं। बोलो डन है सबको? सब सीखेंगे हम आगे चलते चलते, ये बस इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आई एम जस्ट यूजिंग सम टर्म्स, जैसे कि रेपो इज अ टूल, जो कौन यूज करता है? सेंट्रल बैंक। क्या करने के लिए? बोलो क्या करने के लिए? ये बिजनेस साइकिल को क्या करने के लिए बताइए? स्मूदन करने के लिए, कि अगर ऊपर नीचे ज्यादा जाए तो चलो रेपो रेट में चेंजेस कर देते हैं, जिससे वापस मार्केट थोड़ा ठीक हो जाए। बोलो समझ में आ रहा है? ऐसे और कई हथियार है, कुछ किसके पास? गवर्नमेंट के पास, और कुछ किसके पास? आरबीआई के पास, जो यूज करते हैं इस चीज को क्या करने के लिए। हेंस आवर नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, क्या नाम बताइए? फिस्कल, पब्लिक फिनेंस, मतलब वही फिस्कल पॉलिसीज, एंड दूसरा मनी मार्केट यानी मॉनेटरी पॉलिसीज। समझ में आ रहा है हम क्यों कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और किस तरीके से हमारा सिलेबस फ्रेम्ड है। पहले बोला नेशनल इनकम निकालना सीख लो, फिर बोला अब इस नेशनल इनकम को कंट्रोल करना सीखो। किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? 2 तरीके से, या तो क्या इशू करके, फिस्कल पॉलिसी, या तो क्या इशू करके। तो वो दोनों चैप्टर डाल दिया, क्या क्या? पब्लिक फिनेंस और मनी मार्केट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बनाइए ये डायग्राम सबको ही, और ऐसे लिखेंगे, और फिर नीचे लिखा रहा हूँ। वेरी गुड सौरभ, शालिनी। आरसीबी को जिताना है, बक गया, अब आउट है, वो ऑलरेडी आउट है। स्टैटिस्टिकली बहुत मुश्किल चांस है उसका आने का। वो लोग टर्फ के भी नीचे जा चुका है, पाताल लोक में है वो लोग। कोहली अब खुद ही इच्छा तोड़ दिया खेलने का। 100 मार के तो कल रोहित शर्मा भी हारा, बट ऐसा हाई हाई थोड़ी हुआ। अरे क्या हुआ अविनाश सर, समोसा लाए कि नहीं? और मजाक मजाक में, अबे इतना थोड़ी खा लेगा वो। कोई ऊंट थोड़ी है जो रिजर्व रख के रखता, हाथी है, रिजर्व नहीं होता हाथी के पास, जितना इच्छा उतना ही खाते हैं। मेरी तरह सुंदर नहीं बना पाओगे, फिर भी ट्राई कर लेना। मेरी तरह अच्छा नहीं बना पाओगे, इतना बढ़िया लिखा है मैंने, आप नहीं कर पाओगे, फिर भी ट्राई कर लेना, होता है तो। एक अपवर्ड ट्रेंड दिखना चाहिए डायग्राम में, और फिर वो फ्लक्चुएशंस। स्मार्ट मूव वॉज पहले ट्रेंड बना देना, और फिर वो सब डॉटेड, वो मतलब पूरा लाइन बना। सर अब क्या बोल रहे हो? बना दिए और काटाकुटी कर लिए, अब क्या बोल रहे हो? अब आपका बोल के कोई लाभ नहीं है, हमारा बड़ा अजीब बना है। ठीक है, चाउमीन बना है, बोल रहे मैगी चाउमीन बन गया है विथ चिली फ्लेक्स ओरिगेनो बीच में, गजब बना है। अभी ये आईपैड से नहीं हुआ है, ये तो नॉर्मल है, आईपैड से वो 2 लाइन बना है पगला। सर अविनाश सर बुरा नहीं मानते आपके बातों का, बताया था ना, बाप बेटे में रिलेशन सब चलता है, ऐसे कुछ नहीं है। वो दोनों जन एक दूसरे को बाप और बेटा मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग में सब चलता है।
आप लोग जब आगे बढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, तो हम तो उसको नाम ही दे के रखे हैं। अब AS 127 चेंज हो गया है, अमेंडमेंट आ गया उसमें। हाँ, सही बताएंगे तो तुम लोग भाग जाओगे यार। ही इज AS 147 नाउ, 147, AS 147, मतलब अविनाश संचेती 147 kgs ओनली। ठीक है, भिक्षु है वो, भिक्षु। बहुत डर लगता है, तुम लोग बोलते हो चलता है, किसी दिन हाथ लगा दिया ना हमको इधर भी, 3 दिन सोना पड़ेगा। किसको मारा? मारा है, हाथ लगाया ना। बाबा, रसगुल्ला खाएगा तो छोड़ेगा नहीं, मिठाई, मिठाई के लिए वो किसी को नहीं छोड़ेगा। समोसा फिर भी चलेगा। अबे वैसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, इट्स अविनाश संचेती 147। बना लिए, लिखे नीचे कुछ, सब कोई लिख लिया यहां तक? चलिए नीचे लिखते, लिखिए इसके नीचे। विथ टाइम the trend of national income is called dash cycle. With time, the trend of national income is called business cycle. Full stop. If national income is left on market, if national income is left on market, if national income is left on market, ब्रैकेट में AD&AS, ब्रैकेट में AD&AS, क्या बोलना चाह रहा हूं बताओ? मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे छोड़ दिया जाए, लेफ्ट दे दिया, उन पे छोड़ दिया जाए, ब्रैकेट क्लोज, then it may face huge fluctuations, then it may face huge fluctuations. क्या डन है सबको? फुल स्टॉप. Therefore, to smoothen the business cycle, therefore, to smoothen the business cycle, government and central bank intervention is required. Government and central bank intervention मतलब घुसना, समझ रहे हो? अब कुछ भी बोल रहे हैं तो हिसाब से अगर करेक्ट वर्ड मीनिंग बोले इसका तो बीच में उंगली करना, तो एकदम बीच में आना को क्या बुलाते हैं बताइए? सेंट्रल बैंक. और कौन आ सकता है बताइए? गवर्नमेंट. क्या लिखे हो? इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. फुल स्टॉप. एनी पॉलिसी issued and implemented by dash is called fiscal policy. लिखिएगा, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूं. फिस्कल पॉलिसी. is called fiscal policies, या आर कॉल्ड या पॉलिसी लिख रहे हो तो पॉलिसी. बोलो डर है सबको? वेयर है? अच्छा वहां डैश क्या भरे बताओ? इशूड बाय गवर्नमेंट, इशूड एंड इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिस्कल. जो अपने मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीज इशू करते हैं, सर स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है. हाँ, क्या बोलो डर है सबको? नेक्स्ट. फुल स्टॉप देने के बाद एंड बताइए किसके बारे में बात करूंगा? द पॉलिसीज इशूड बाय, एंड द पॉलिसीज इशूड बाय कौन बताइए? सेंट्रल बैंक. ब्रैकेट में इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम लिख के रख लो.
सेंट्रल बैंक, ब्रैकेट में इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम लिख लो, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड, बताइए क्या, मॉनेटरी पॉलिसीज। बोलो समझ में आया सबको? हेंस आवर नेक्स्ट 2 चैप्टर, क्या क्या बताइए, पब्लिक फिनेंस एंड लास्ट कौन सा चैप्टर के बारे में जानना है बताइए, बताइए, इंटरनेशनल ट्रेड। वेरी इजी स्टफ, लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, आज का आखिरी पॉइंट, बस 5 मिनट और, सही में तुम लोग 1 घंटा 1.25 घंटा पढ़ लिया, बहुत है। आज इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत था, नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर चालू करेंगे। ये तो बस फ्लेवर था, चखाना था आपको कि क्या पढ़ने वाले। लिखो क्वेश्चन नंबर, सॉरी पॉइंट नंबर 3, सुनना। अंग्रेजों का शासन चालू हुआ था देश पे, आपको मालूम है? कितना साल हो गया उस बात को? 200 साल तो लोग राज किए थे। उस बात को इंडिपेंडेंस पाए हुए को अपने लोग को कुछ 75 साल हो गया है। तो 275 साल पहले अपने लोग थे, मतलब माइनस करो तो अभी से 275 साल पीछे जाओ, 1770s में कुछ है ना, 1770s में कुछ। इस 1770s में सबसे पहले हमारे देश के राजाओं ने बाहर के लोगों को देश में आके काम करने का अनुमति दिया। उनको लगा क्या ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत धंधा ये लोग कर लेगा, इससे हमारा भी फायदा उनका भी फायदा, इनसे टैक्स ले लेंगे, जिनको वो लोग उस समय कस्टम्स बुलाते थे, और हम लोग भी ग्रो करेंगे और वो लोग भी ग्रो करेंगे। बट उनका जो असली मोटिव था वो सबको पता नहीं था। और हमारे देश के जो राजाएं वो इतना ज़्यादा चकाचौंध में घुस गए थे कि उनको ये सब चीज़ के बारे में पता ही नहीं चला। वो अपना पैसा देखते थे, ना कि देश का बड़प्पन देखते थे। और क्या होता था, इंडिया में कई तरीके के राजा थे जो इधर उधर अपने अपने तरीके से देश को चला रहे थे। तो इतना बड़ा इंडिया था, मतलब जिसको बोलते थे अखंड भारत, ये जो इतना बड़ा भारत था उसको संभालने के लिए इतने सारे राजाएं थे कि बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि कोई अपना पॉलिसी था, किसी का अपना पॉलिसी था। इसी का फायदा उठाया जो बाहर से लोग आए। वो लोग देखे धीरे धीरे अपने अगर काम चालू करे तो कब्जा करना चालू कर देंगे, और धीरे धीरे उन राजाओं से उनका सत्ता लेते रहेंगे, मतलब खरीद लेंगे, बार्गेनिंग पावर करके पैसा देके बोलेंगे राजगद्दी मेरे को दे दो, तुमको तो पैसा ही चाहिए, लो पैसा लो और जाओ। या जो लोग नहीं मानता था उनसे लड़ाई कर लेंगे, वॉर। तो उस हिसाब से धीरे धीरे कब्जा आना चालू हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इंडिया स्टार्टेड इट्स ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंडिया ट्राई किया क्या होने का, बताओ, ग्लोबलाइज करने का, मतलब लोगों को क्या लाना बताओ, इंडिया में लाना। और ये सोच था ग्रेट यूरोपियंस का उस समय कि भाई देश में जाओ और वहाँ काम ऐसा करो कि वहाँ का सारा रिजर्व्स इकट्ठा करके अपने देश में ले आओ। ये किनका दिमाग था बताइए? यूरोपियंस का। इसलिए उनको ग्रेट यूरोपियंस बोलते थे, क्योंकि उस समय 16s में 70s में वो लोग का ये दिमाग था कि अगर देश को बढ़ाना है तो अपने को दूसरे देश से जितना सोना चांदी है निकाल के अपने पास लाना हो। क्योंकि उस समय पैसा मतलब क्या, सोना चांदी। बोला जितना रिजर्व ले सकते हैं, जितना गोल्ड, जितना सिल्वर कलेक्ट कर सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स कलेक्ट कर सकते हैं, निकालो, एक्सट्रैक्ट करो और अपने देश में ले आओ। ये उनका सोच था जो कि अपने लोग समझ नहीं पाते थे, और हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर दिए देश में घुसने के लिए। उस बात का धीरे धीरे आपको मालूम है क्या हुआ, और आप इतना हिस्ट्री पढ़ चुके हो कि कितने लड़ाई, कितने झगड़े और कितने तकलीफों के साथ हमारा देश जिया। तो 1947 में जब हमें आज़ादी मिला तब हमारा देश बड़ा डरा हुआ था। बोला अब कुछ भी हो जाए, कोई भी लोग को वापस यहाँ धंधा करने तो नहीं देंगे, इंडिया रहेगा अपना, बॉयकॉट कर देंगे ये सब चीज़, डोमेस्टिक पे डिपेंडेंट रहेंगे, इंडिजीनियस गुड्स बनाएंगे, इंडिजीनियस काम करेंगे, नो इम्पोर्ट्स नो एक्सपोर्ट्स। बट क्या लगता है ऐसे देश बढ़ सकता था क्या? उसके बाद कई रिफॉर्म्स आए होंगे,
जिससे धीरे धीरे ट्रेड एग्रीमेंट्स अच्छे अच्छे बनने लगे होंगे, लोग दोस्ती यारी में काम करना चालू किए होंगे, विन विन सिचुएशन देखते होंगे। यानी वो यूरोपियंस लोग का जो सोच था वो करब होके नए नए सोच आए होंगे, जिसको एडम स्मिथ ने पुकारा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज, फिर रिकार्डो ने बोला क्या पता है आपको, कंपैरेटिव एडवांटेज। इस तरीके से कई पॉलिसीज आए जिसके कारण बोला गया इंटरनेशनल ट्रेड इतना भी खराब नहीं है, इससे दोनों देश का उन्नति हो सकता है अगर दिमाग लगा के काम किया जाए। कई रिसोर्सेज हमारे पास है, कई रिसोर्सेज उनके पास है, चलो मिल जाते। बट इंडिया था डरा हुआ देश, जैसे मैंने पहले बोला, और इंडिया के पास बहुत फट रहा था कि भाई ये चीज तो वापस चालू नहीं करेंगे। बट वन मैन शो था, एंड ही वॉज वन एंड ओनली मनमोहन सिंह, द ग्रेटेस्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, द ग्रेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया and the worst prime minister of India, but he was the greatest RBI governor and finance minister. 1991 में जब मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जैसे तैसे हमारे देश के सारे लोगों को मनाया और क्या रिफॉर्म्स लेके आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जहां पे उन्होंने अलाउ किया ये FDI वापस से। बट कुछ कंडीशंस थे, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे हम लोग, कि आप जो भी यहां करेंगे आपको उसका ट्रेड सीक्रेट बताना होगा कि आप ये चीज कैसे करते हो। जैसे पहले जब हमारे यहाँ कोक था, पेप्सी था, सुने हो ना, कोक पेप्सी पीते ही हो, तो कोक पेप्सी पहले भी था, बट ड्यू टू देश जब आजाद हुआ और जब पता चला ये बाहर वाले लोग हैं, इन लोग को भगाओ, तो इन लोग को भगा दिया गया था। यानी यहां से कोक पेप्सी को अलविदा कह दिया गया था। और उस समय एक ही चलता था कोला यहाँ पे, कैंपा कोला नाम था, अभी वापस हिट हो रहा है वो। कैंपा कोला बोल के कंपनी था जिसका सबसे हिट प्रोडक्ट था थम्स अप। क्या प्रोडक्ट था बताइए, पीते हो ना अभी भी, थम्स अप, ये सबसे हिट प्रोडक्ट था। बट जैसे ही 1991 में फिर रिफॉर्म्स हुआ, पेप्सिको आया, तो पहले पेप्सिको आया 1992 में, और वो वापस ऑपरेशन चालू किया इंडिया में। बट इंडिया को उसका क्या बताना पड़ा, उसको ट्रेड सीक्रेट, कि वो कैसे बनाता है चीज, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ काम करने नहीं देंगे। तो 1995 में जब कोको कोला आया, कोको कोला फिर आना नहीं चाहता था, क्योंकि जब उसको पता चला क्या शेयर करना पड़ेगा ट्रेड सीक्रेट, तो बोला नहीं आएंगे। फिर देखा नहीं धंधा बढ़ाना है, छोड़ो ना, चलते। 1995 में जैसे ही वो यहाँ आया, वो देखा मार्केट बड़ा फ्रजाइल है, सब कोई सिर्फ कैंपा कोला पी रहा है, और तो और क्या पी रहा है, थम्स अप। वो एक ही बात बोला थम्स अप को जाके, कोको कैंपा कोला को बेच दो हमको, अपने आप को, हम तुमको जो मांगेगा पैसा देंगे। बट कैंपा कोला मना कर दिया, बोला ठीक है, तब एक तरीका है मेरे पास तुम्हारे को हराने के लिए, हम पूरे साल के लिए फ्री में कोक बांटेंगे। अब कोक इतना भी तो खराब नहीं था, थम्स अप ज़्यादा बेटर लगता है अपने को फिज टाइप, बट कोक इतना भी तो खराब नहीं है। बोला पूरे साल में हम कोको कोला फ्री बांट देंगे, सबको लत कोको कोला का लगा देंगे, तुम्हारा थम्स अप कोई नहीं पिएगा। तो ज़बरदस्ती प्रेशर में आके इंडियन कंपनी कैंपा कोला ने अपना प्रोडक्ट, क्या थम्स अप का ट्रेड सीक्रेट और जो प्रोडक्ट का पूरा नाम है वो किसको दे दिया, बोलो। और वो चेंज भी नहीं किया नाम भी क्या रखा, थम्स अप, और अब ऊपर आता है लिखा हुआ अ कोका कोला कंपनी, जबकि ये थम्स अप किसकी कंपनी है बताइए, इंडियन कंपनी है। बट उसको खरीद लिया गया। तो सर उस समय रोका नहीं क्या खरीद, उस समय ऑल्दो ये सब चीज आया, बट वो जो ट्रेड रिफॉर्म्स थे ना, मतलब क्या कंपटीशन एक्ट्स की ये सब चीज करना, वो इतना लागू नहीं हुआ था। कंपटीशन एक्ट 2002 में लागू हुआ गया, तो उससे पहले लोग ये सब चीज का फायदा उठाते थे कि जबरदस्ती हम मार्केट में प्राइस पेनिट्रेशन कर देंगे, इतना सस्ता में दाम बेच देंगे कि तुम लोग सब खत्म हो जाओगे। तो वो सब डरा धमका के कोका कोला को छीन लिया गया। तो उसके बाद भी क्या ट्रेड में दिक्कतें आना चालू हुई, हाँ, बट ये देश बढ़ेगा नहीं अगर क्या नहीं होगा बताओ, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण इंटरनेशनल ट्रेड ऑन हुआ वापस से, और उसके कारण आज देश का इकोनॉमी क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। बट सर इसके कारण प्रॉब्लम्स भी तो हो रहे हैं, जैसे चाइना वाले लोग यहाँ के क्या कर दे रहे हैं सर, अपना प्रोडक्ट्स को डंप, कुछ वर्ड बोल रहा हूँ समझ में आया, डंप मतलब डंपिंग सर, मतलब इतने सस्ते में क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ डाल दे रहे हैं कि हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो इंडिजीनियस गुड्स है वो पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, खराब। तो उन सब चीज को कवर करने के लिए कई एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाना चालू किया। तो देश में आज भी क्या चल रहा है बताइए, रिफॉर्म्स चले जा रहे हैं जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को और कैसे अच्छा कर सके। मतलब ये अभी भी एक डिबेटेबल इशू है कि सर इस चीज के ऊपर और काम करना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड एज अ चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा देश इंटरनेशनल ट्रेड करके एक बार बहुत भारी फंस चुका है, और उसके बाद अब ये जो ग्लोबलाइजेशन वापस से ऑन हुआ, इसके बाद हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है।
फिर भी उतार चढ़ाव देखा, बट ज्यादातर क्या देखे बताइए, ऊपर जाना ही। ये जो ग्लोबलाइजेशन आया, इस ग्लोबलाइजेशन का हमें समझना है कि क्यों, कैसे इफेक्ट होता है। आज बताओ, अगर यूएस मार्केट इफेक्ट होगा, क्या इंडिया का मार्केट भी इफेक्ट होगा? बिल्कुल। इसको बोलते हैं हम कॉन्टेगन इफेक्ट। क्या बुलाते हैं पता है? कॉन्टेगन इफेक्ट। मतलब क्या सर, अगर वहां कुछ चेंजेस होगा उसका इफेक्ट यहां भी आएगा, क्योंकि सारे मार्केट एक दूसरे से क्या है, लिंक। सेम इंडियन मार्केट इफेक्ट होगा तो बाहर का मार्केट भी इफेक्ट होगा, ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज अ वेरी डायनेमिक चीज, जो अब नेशन नहीं, इंटरनेशन बातें करेगा। हेंस द लास्ट चैप्टर क्या, इंटरनेशनल ट्रेड, जहां हम अपना नेशन भी नहीं, बाकी का नेशंस के साथ भी रिलेशंस समझेंगे। और यहां कंप्लीट होता है हमारा क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या समझ में आया सबको? थर्ड पार्ट क्या बोले, लिखिए इस बात को, नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर तुम ये बात बोलोगे कि जियो ने भी तो सेम चीज किया, बिल्कुल नहीं। जियो बहुत स्मार्ट है, जियो जानता है वो चीज गलत लिया जा रहा था। एयरटेल और वोडाफोन तब दाम क्यों गिराया, अगर वो दाम सही नहीं था तो? मतलब जिस हिसाब से वो हमसे चार्ज करता था उतना खर्चा पानी था ही नहीं, उल्टा वो लोग गलत कर रहे थे, एयरटेल और वोडाफोन, जिसको ठीक करने के लिए जियो ने रिफॉर्म लाया कि चलो फ्री में सिम बांटेंगे, इंटरनेट देंगे जो ये लोग बेकार का पैसा लेता है, और बाद में जाके पैसा ले लेंगे। तो अब तो ले ही रहा है वापस 667। और क्या टाइम था जब उस समय एक एक MB यूज करने के लिए कितना माथा, तुम लोग तो वो दौर जिए नहीं हो शायद। हम लोग वो खरीदते थे 20 रुपए का इंटरनेट, जिसमें 5 MB मिलता था, स्क्रैच करते थे, कूपन कोड लगाते थे फोन में और 5 MB यूज करना पड़ता था। अब पता है आज का 5 MB और हर 1 MB बाद मैसेज आता था, आज का 1 MB हो गया। अब 1 MB, अब 1 GB कब खत्म होता है पता नहीं। और जिस हिसाब से अपने देखते हैं, फोन मचकाते हैं, इंटरनेट इज तो हार्ट ऑफ आवर सेल्फ। अब हमारा दिल नहीं, दिल वहां है, दिल तो कहीं और है ही नहीं, वही धड़क रहा है पहले। अगर इंस्टाग्राम एक दिन के लिए बंद हो जाए तो हम तो खत्म हो जाएंगे सर, क्या करेंगे दिन भर? ये उस दिन पता चलेगा, अच्छा हम, मेरा नाम क्या है, मेरे घर में और कौन कौन है, तो वो उस दिन पता चलेगा जिस दिन इंस्टाग्राम एक दिन के लिए बंद हो जाए। बट ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे कूपन स्क्रैच कर करके चलाते थे फोन में, जैसे तैसे फेसबुक, और वो मैसेज का एक मैसेज का रुपया लगता था, तो 80 मैसेज का पैक खरीदते थे कि टेक्स्ट मैसेज। और प्लस टेक्स्ट मैसेज में भी नियम था, तुम लोग तो क्या करता है, हाय, हाउ आर यू, अलग अलग भेज देते हो, है ना। हम लोग तो एक बनाते थे, क्योंकि जितना हो सकता है कम। प्लस उसमें भी नियम था, 130 लेटर्स अगर क्रॉस हो रहा है तो मैसेज 2 भाग में बंट जाता था। और ध्यान नहीं देते थे कभी, अगर सेंड कर दिया ना सबको कोई मीम, या हम लोग के टाइम पे जो मैसेजेस होता था मस्ती वाला, मान लो हम 50 जन को भेज दिया, सोचा था 50 ही तो मैसेज है, देखिए अरे 100 का लग गया रुपया, कैसे रे? तो बोला अरे वो 10 वर्ड एक्स्ट्रा था उसमें, इस वजह से 2 मैसेज गिन लिया। अरे यार शिट यार, पैसा बर्बाद हो गया। हम लोग इतना सोचते थे। आज के दिन में तुम लोग आई लव यू भी पूरा आई अलग, एल अलग, ओ अलग, अरे हम लोग इतना बोल ही नहीं रहे, पूरा एक चिट में लिख के देना होगा, नहीं तो नहीं जाएगा, उसको बात समझ में नहीं आएगा। और उतना पैसा नहीं है कि आई अलग, एल अलग, ओ अलग, वी अलग, इतना नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? चलिए लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं। बताइए क्या लिख रहे थे हेडिंग? एंड इंटरनेशनल ट्रेड। लिखिए लिखिए, a national economy can grow more if it allows, dash trades with rest of the world. If it allows dash trade with rest of the world. If it allows dash trade with rest of the world. बताइए क्या? इंटरनेशनल ट्रेड with rest of the world. Full stop. This is called going global. This is called going
ग्लोबल, इसको बोलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं बताइए, ग्लोबल। और ग्लोबलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड गोइंग ग्लोबल, और क्या बोले बताइए, ग्लोबलाइजेशन, फुल स्टॉप। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 by Mr. Manmohan Singh. Indian Economic Reforms 1991 by Mr. Manmohan Singh was the first stepping stone for India, was the first stepping stone for India to go global after independence, of India to go global after independence। डन है, फुल स्टॉप। बस यही हमारा अगला चैप्टर रहेगा, फोर्थ, जिसका क्या नाम है बताइए, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये 4 चैप्टर का थीम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे फ्राइडे को 2 बजे सीधा। टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, होप यू एंजॉयड द सेशन, और आपको आज समझ में आया कि क्या पढ़ने वाले हम। चाहिए जाइए जाइए, लेट हो गया, जाइए। पार्टी का मेरे को नहीं मालूम, अविनाश सर बताएंगे। आया है बाहर, मतेंद्र भैया लाया हुआ है क्या समोसा? सही में लाया, तो बांटिए, रुक जाओ, समोसा खा के जाओ। जितना लोग जाएगा तो बचे हुए लोगों पे पांति ज्यादा आएगा।